अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में मैं एक सनसनीखेज़ रिपोर्ट लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये रिपोर्ट जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शाये की है और इस रिपोर्ट का टाइटल है मेड इन इंडिया सप्लाई ऑफ वेपन टू एंड एम्यूनिशन टू इज़राइल। और इस रिपोर्ट का टाइटल जो है वो ख़ुद जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जहाँ पे हम कुछ ममालिक को कि हमारे जहन में है कि वो इसराइल की इस जेनोसाइड में जो कि वो गज़ा में कर रहा है उसके अंदर उसकी एडिंग कर रहे हैं। कुछ सस्पेक्ट आपके जहन में भी आ रहे होंगे, कुछ हमारे जहन में भी हैं। यूएसए है, फ्रांस है। इस रिपोर्ट ने स्लोवेनिया का जिक्र भी किया है कि वो भी असलहे की फ़राहमी जो है मुतवातर इसराइल को कर रहा है। लेकिन रिपोर्ट ने ये स्टेट किया है कि एक कंट्री जो है वो इस तमाम जो है क्रिटिसिज्म में अंडर द रेडार है और उस कंट्री के बारे में, उस मुल्क के बारे में ये पूरी 45 सफ़ों की एक रिपोर्ट शाये की गई है जिसका टाइटल ही ये है कि मेड इन इंडिया, हथियारों की फराहमी और सप्लाई किसको? इज़राइल को। रिपोर्ट ने तकरीबन 2023 से लेकर 2025 तक की जो सप्लाई है, इंडियन आर्म्ड सप्लाई टू इज़राइल, उसका अहाता किया है और बहुत तफसील से किया है। और जो हक़ाइक़ अब आप जानने वाले हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए तो ये एक ऐसा धचका है क्योंकि एक ऐसा मुल्क जो ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता हो, जो ख़ुद को ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन कहता हो और लकीली उसका असली चेहरा जो है वो मोदी के टाइम पीरियड में आपको दिखाई देने में पूरी दुनिया को शायद वो दिखाई दे रहा हो। अब शायद दुनिया उस पर कान धर रही हो कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की इंटेंसिटी क्या है। हम तो उसको दिखाते ही रहते हैं, मीडिया पे भी ऐसी चीज़ें मंजर आम पे आती ही रहती हैं। शायद पड़ोसी होने की वजह से, शायद ज़ुबान समझ में आने की वजह से, शायद पैरेलल मीडिया की वजह से, लेकिन जहाँ लैंग्वेज का बैरियर है, जहाँ फासले बहुत ज़्यादा हैं, शायद वहाँ तक अभी बात उसकी ग्रेविटी जो है वो इस हद तक नहीं पहुँची है कि ना सिर्फ ये मुल्क अपने मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे लोगों को कत्लेआम उनका हो, चाहे लोगों को सड़कों पे घसीटना हो, चाहे ऑर्गेनाइज्ड और जो अरेंज्ड मॉब लिंचिंग हो, चाहे रेप के थ्रेट्स हों, चाहे जो वर्बल वायलेंस है जैसे कि कॉकरोच कहना, चाहे जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसको उसके बेसिक राइट से महरूम करना है जैसे कि 7 सिस्टर स्टेट्स में, जैसे कि कश्मीर में, चाहे कि जो जोग्राफिया बेस्ड जो है, एरिया बेस्ड जो है वो लॉज बनाकर और उन ड्रैकोनियन लॉज को अप्लाई करना हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मुंह उठा के जहाँ अमेंडमेंट करनी हो वहाँ अमेंडमेंट कर लेनी हो, चाहे किसानों की जो है उनके खेत उनसे चोरी करके अडानी और अंबानी को देने हो, चाहे जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार करना हो, चाहे नागालैंड के जो ट्राइब्स हैं उनकी ज़मीनें उनसे छीननी हो, उनके जंगल जो हैं उन पे कब्ज़ा करना हो, तो ये फहरिस्त तो बहुत लंबी है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी किसी शौक से कम नहीं है क्योंकि एक रिसर्च बेस्ड जो रिपोर्ट होती है और एक जो रिलायबल सोर्स से आ रही होती है उसके अंदर बात जो है वो बात बराए बात नहीं की गई होती। उसके अंदर रिसर्च की मेथडोलॉजी से लेकर डाटा कैसे कलेक्ट किया गया है और फिर उसका एनालिसिस कैसे किया गया है और किन बुनियादों पे किया गया है, ये सब तहरीर होता है। तो रिपोर्ट मैंने बहुत जो है वो बारीकी से पढ़ी है। आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं उसके आपकी खिदमत में मैं रखना चाहती हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा हमसाया जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अलावा जो है और अपने मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स की एक्सट्रीम वायलेशन करने के अलावा
इस सदी के सबसे बड़े जेनोसाइड और एक्टिव जेनोसाइड जो कि हम 24/7 HD कैमरास पे देख रहे हैं। हम कर्स्ड हैं इसको देखने के लिए, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसकी जो मदद है, उसकी जो सहूलतकारी है, वो भी हमारे पड़ोस से ही हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2596 शिपमेंट्स जो हैं वो 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक जो है वो इज़राइल गई हैं। 2596 शिपमेंट्स, और उन शिपमेंट्स में गज़ा के भूख से मरते हुए फाका ज़दा बच्चों के लिए खाना नहीं था, बल्कि उन फाका ज़दा बीमार, मफलूज और मिस्कीन बच्चों के लिए के ऊपर बरसाए जाने वाली गोलियां और उनके ऊपर जो बरसाए जाने वाले बॉम्ब थे वो हैं इन शिपमेंट्स के अंदर। तो ये रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे टेन्योर में जो कि मैंने आपको बताया है 2596 जो हैं वो शिपमेंट्स गई हैं। अब इन शिपमेंट्स में है क्या, उसकी तफसील के बारे में रिपोर्ट ये कहती है कि 3,90,516 छोटे और फौजी सतह के हथियार / हथियारों के पुर्जे, दोनों चीज़ें। 3,90,516 फौजी सतह के हथियार, 5,64,970 धमाका खेज जो है वो मवाद है और या फिर उससे रिलेटेड इक्विपमेंट के पुर्जे हैं, जिसमें ड्रोन के जो वॉर हेड्स हैं, फिर आर्टिलरी शेल्स हैं, शेल केसिंग है। तो गोली बारूद जो है वो 5,64,970 इन 2,000 प्लस जो शिपमेंट्स हैं उनके अंदर इंडिया ने गज़ा के निहत्ते मासूम लोगों के बेरहमाना कत्ल के लिए मुहैया किए हैं। और 298 अस्करी गाड़ियां जो हैं, मिलिट्री व्हीकल्स जिन्हें कहते हैं, उनके पुर्जे या उनको असेंबल करके भेजा गया है या वहाँ पे असेंबल खुद कर लीजिए, या जितने पुर्जों की ज़रूरत है वो आपको वहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब अगर ये जो लाखों का मैंने आपको फिगर बताया है, इस पूरे जो तनाजुर में अगर आप देखें कि ये लाखों की तादाद में गोला बारूद जो है वो इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? गज़ा में। और गज़ा में 2025 में जो उनकी वजारत सेहत है, उनके ऑफिशियल जो नंबर है, उन्होंने कहा है कि 73,000 जो लोग हैं वो अब तक शहादतें हो चुकी हैं। और ये बहुत कंजर्वेटिव जो है वो एस्टिमेट है, क्योंकि वहाँ पे जो अदाद शुमार हैं उनका निज़ाम जो है वो 100% फंक्शनल नहीं है, वो मलबे का ढेर है। वहाँ पे आप कैसे जो है वहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग मलबे के नीचे हैं, कितने जो हैं वो अभी मलबे से निकाले ही नहीं गए हैं, कितने जो हैं वो इजरायली बैक टेररिस्ट जो आउटफिट्स थे वहाँ पे पेनिट्रेट करके हमास के साथ जो है वहाँ पे हमास की नज़रों से बचते फिरते थे। आपको याद होगा कि हमास के ऊपर ये भी एक इल्ज़ाम था कि वहाँ पे जनाब वो मैस किलिंग कर रहे हैं, तो वो उन्हीं दहशतगर्दों को पकड़ रहे थे। और उनके ऊपर ये है कि वो गज़ा के लोगों की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व थे। तो कितने बच्चे, कितनी बच्चियां कहाँ स्मगल हो गए, कितने मलबे के ढेर के नीचे हैं। तो 73,000 जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव एक एस्टिमेट है। अगर हम इसको जो है फैक्ट और उसकी जो हकायक हमें प्रोवाइड किए गए हैं उसकी बुनियाद पर ही अगर हमने देखना है, और तकरीबन जो है उसी जो गज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके एस्टिमेट के मुताबिक जो है 1,73,500 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और ज़ख्मी से मुराद जो है वो सिर्फ ज़ख्मी नहीं है कि उनको
हल्के फुल्के से ज़ख़म आए हुए हैं और पट्टियाँ बांध रहे हैं, बाजू नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, टांगें कट चुकी हैं और वो भी बग़ैर एनेस्थीसिया के। जुल्म और बर्बरियत जो है, जो हमने, हमारी जनरेशन ने वहाँ पे देख ली है, शायद ही कभी हम उससे ओवरकम कर पाएँ। तो 1,73,500 जो हैं वो लोग हैं जो ज़िंदा तो हैं। अब इन फाकों में वो कब तक ज़िंदा रहते हैं, इन ज़ख्मों की वो कब तक ताब लेके आ सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। और जो एस्टिमेशन गज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेड काउंट का दिया है 73,000, उनके हिसाब से 20,000 उनमें से बच्चे हैं। वो मासूम बच्चे जो कि किसी भी डेफिनेशन के अंडर जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो सकते, वो किसी भी किताब के तहत जो है, वो किसी भी फ़िलॉसफ़ी के तहत जो है वो दहशतगर्द नहीं हो सकते। ये जो एक सिलसिला है कलेक्टिव पनिशमेंट का, पनिशमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड लाइन, इसके अंदर जो सहूलतकारी है, इस भयानक जुर्म के अंदर, इस इंसानी कत्लेआम के अंदर जो सहूलतकारी है वो इंडिया फ्राहम कर रहा है। और एमनेस्टी ने इसके बाद ये जो डेटा है प्रोवाइड करने के बाद ये भी बताया है, क्योंकि एक रिसर्च रिपोर्ट है तो वो हर चीज़ को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने ये भी बताया है कि गज़ा के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है, और ये जेनोसाइड है, बाकायदा उसके अंदर लिखा गया है, इसको जेनोसाइड कन्वेंशन के अंडर जो है उसकी रिपोर्ट में इसको जेनोसाइड कहा जा सकता है, इसको आईसीसी ने जेनोसाइड कहा है, इसको आईसीजे ने जेनोसाइड कहा है। और इज़राइल का जो एक्शन है इज़राइल के, वो अपार्टाइड एक्शन है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और अगर इंडिया आज ये कहे कि उसको ये पता नहीं था, उसे ये समझ नहीं आई, इज़राइल अपनी बका की जंग लड़ रहा था, इज़राइल को सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ चाहिए था, तो ये जो बंकर है ये कोई इसको बाय करने वाला नहीं है। एक किसी के अंदर अगर एक राई बराबर भी कॉन्शियस अब रह गया है, मौजूद है, इवन वेस्टर्न पॉपुलेशन के अंदर ही, तो इसको जो डाइजेस्ट करना और इसको एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है कि इसराइल को इतना असलहा जो है लाखों की तादाद में प्रोवाइड करने की लॉजिकल जस्टिफिकेशन ये है अगर कि इसराइल के सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए, तो सेल्फ डिफेंस के लिए तो नहीं चाहिए, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, और इस हालिया रिपोर्ट जिसका मैं तस्करा कर रही हूँ, वहाँ पे एक जेनोसाइड हो रहा है, और ये वो रिपोर्ट भी कह रही है, और उसके साथ 4 और जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इदारे हैं, उनका हवाला भी दे रही है। और साथ में रिपोर्ट के अंदर ख़ास तौर पे फ्रांसिस्को अल्बनीज़े का जो है वो ज़िक्र किया गया है, जिनकी एक बहुत बड़ी जो है वो इस बारे में कुर्बानी है इस जेनोसाइड को एक्सपोज करने में। तो उनका तस्करा इस सेंस में आया है कि एक भारतीय मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस रिपोर्ट से पहले भी इंडिकेट कर दिया था कि उनके इल्म में है और वो डेटा जो है वो उनके पास मौजूद है कि इंडिया जो है इस जेनोसाइड की जो है वो सहूलतकारी कर रहा है। अब इंडिया जो है वो जो ख़ुद को एक नॉन अलाइन स्टेट कहता है और नॉन अलाइन मूवमेंट का बहुत बड़ा जो है वो करता धरता और चैम्पियन रहा है, तो ये अलाइनमेंट वाली बात कहाँ से आ गई? हमें तो पता है कि ये एक होक्स है, उसकी अलाइनमेंट जो है हमेशा से डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपनी जो नीड बेस उस पे रही है, अपनी जो ज़रूरत की बुनियादों पर जहाँ उसे रिश्ते चाहे हैं उसने बना लिए हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली जो है वो उनका स्टांस जो है, ऑफिशियल स्टांस हमेशा ये रहा है कि हमारी जो है वो नॉन अलाइंड पॉलिसी है। रिसेंटली अगर आप जयशंकर की वो जो लेज़र आई जो इंस्टाग्राम और जो एक्स फीड्स देख लें, जिसके अंदर बाकायदे जो है वो लेज़र उनकी आँखों से निकली हुई दिखाई जाती है और उसके ऊपर जो बॉट्स हैं उनके लाइक्स और कमेंट्स भी होते हैं, तो वो भी आपको यही कहते हुए नज़र आएंगे कि जी हमारी मर्ज़ी तो हम तेल यहाँ से लें, हमारी मर्ज़ी हम तेल वहाँ से लें, हमारी मर्ज़ी हम क्वाड के मेंबर बने, हमारी मर्ज़ी हम ब्रिक्स के मेंबर बने, हमारी मर्ज़ी हम दो एक दूसरे के साथ एंटेगनाइज ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर बन जाएं एक ही वक्त में, हमारी मर्ज़ी, क्योंकि हम नॉन अलाइंड हैं। नॉन अलाइंड हमारी पॉलिसी है, हम अलाइनमेंट पे नहीं चलते, और यूरोप हमें जो है वो सबक ना सिखाए। बहुत सी जो है वो प्लेटफॉर्म पे जयशंकर ये कहते हुए पाए गए हैं
कि हमें लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं, हम नॉन अलाइंड हैं। अगर आप नॉन अलाइंड हैं तो ये इज़राइल से आपकी इतनी गहरी अलाइनमेंट कहाँ से शुरू हो जाती है? रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1999 में ये सिलसिला शुरू होता है, जब इज़राइल जो है जो इंडिया है वो मेड इन इंडिया जो है उसकी एक वेव वहाँ पे चलती है, और वो ख़ास तौर पे 2 इज़राइली कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। डिफेंस की जो प्रोडक्शन की कंपनीज़ हैं उनके साथ जो है वो दिफाई मंसूबे बनाते हैं। एक जो है वो मिज़ाइल बनाने का है और दूसरा जो है वो ड्रोन बनाने का है। एक तो जो बराक 8 है वो भारत के DRDO और इज़राइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री दोनों मिलकर बनाती हैं। तो बराक 8 अगर धड़ाधड़ गज़ा में इस्तेमाल हो रहा है तो दोनों मिलकर बना रहे हैं। उस पर इंडिया अपनी हठधर्मी से ये कह सकता है कि ये तो हमारी म्यूचुअल प्रोडक्शन है। और दूसरा जो ड्रोन्स बना रहे हैं उसमें जो अडानी एल्बिट है वो, और साथ में जो इज़राइली कंपनी है हेरमेस 900 वो ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। तो रिपोर्ट ने इन दो को बिल्कुल अलग रखा है क्योंकि ये म्यूचुअल कॉपरेशन से बन रहे हैं। इनको इसराइल भी बना रहा है, तो दरमियान में अगर कॉपरेशन है तो इज़राइल का क्लेम हो सकता है कि जी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी और के पास हैं, कुछ भी हज़ार दलीलें हैं वो दी जा सकती हैं। लेकिन ये रिपोर्ट यहाँ रुकती नहीं है। इसीलिए मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट है, बहुत वेल रिसर्च्ड है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो हर कॉर्नर के हिसाब से और हर एंगल से जो है वो इस पूरे मामले को उसने रिसर्च करके ये रिपोर्ट लिखी है। तो उन्होंने कहा कि जो ये दो जो डिफेंस कॉपरेशंस हैं इनको अगर हम छोड़ दें तो 3 कंपनीज ऐसी हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट की जो हैं वो सरकार की मिल्कियत है, सरकारी कंपनियां हैं 3। वो जो सामान बना रही हैं वो सामान भी इन शिपमेंट्स में हमने ट्रेस किया है कि इज़राइल पहुंच रहा है। और वो 3 कंपनियां जो इंडियन स्टेट कंपनीज़ हैं उसमें म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड है, वो 100% जो है वो इंडिया जो स्टेट कंपनी है, हुकूमत हिंदुस्तान की मिल्कियत है, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड। दूसरी जो है वो है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ये भी स्टेट जो है वो कंपनी है। और तीसरी आवेल है, ये भी स्टेट कंपनी है। और ये तीनों कंपनीज जो हैं ये बनाती क्या हैं? म्यूनिशन इंडिया जो है वो बनाती है आर्टिलरी शेल, गोलियां बनाती है, और जो है वो एक्सप्लोसिव जो है वो बनाती है। जो इंडिया ऑप्टेल है वो जो मिलिट्री ग्रेड ऑप्टिकल और सेमी कनेक्टर मसनूआत जो हैं वो प्रोवाइड करती है। और जो आवेल है वो जो मार्टर सिस्टम है वो बनाती है। यहाँ पे उसकी गेज बताई हुई है जो कि हमारे लिए शायद इतनी ज़रूरी ना हो। 21 मिलीमीटर जो है वो मार्टर सिस्टम जो है वो तैयार करती है। तो ये 3 कंपनियां जो हैं इनसे तो इनकार मुमकिन ही नहीं है। ये तीनों कंपनियां इंडिया जो है वो उसकी स्टेट की जो है वो मिल्कियत हैं। फिर रिपोर्ट ने इन 3 कंपनीज़ के अलावा 4 जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ का भी जिक्र किया है। वो प्राइवेट कंपनीज़ या तो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं या वो किसी ना किसी सूरत में इंडिया में जो है वो स्टेट के किसी ना किसी डिपार्टमेंट के साथ उनकी कॉपरेशन है। जो प्राइवेट के ज़ुमरे में उन्होंने लिखी हैं उसमें से एक कंपनी है PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये अडानी ग्रुप की कंपनी है। और ये इज़राइली जो है IWI जो है उसका एक जॉइंट वेंचर है और ये छोटे हथियारों के पुर्जे तैयार करते हैं। दूसरी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम है, ये भारतीय फ़ौज का एक ज़ैली इदारा है। ये तोप के गोले बनाते हैं, आर्टिलरी शेल और उनकी केसिंग भी। फिर अल्फ़ा एलसेक डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी जो है ये अल्फ़ा डिज़ाइन और एलीट सिस्टम का मुश्तरका इदारा है जो ड्रोन्स के धमाका खेज़ वॉर हेड्स जो है वो तैयार करता है। फिर इंडो MIM और प्रीमियर एक्सप्लोसिव,
जो छोटे हथियार बनाते हैं उसके पुर्जे बनाते हैं, और रॉकेट के प्रोपेलेंट बनाते हैं, एक्सप्लोसिव बनाते हैं। तीसरी कंपनी है अल्फ़ा एलसेक डिफेंस एरोस्पेस। ये अल्फ़ा डिज़ाइन और जो एल्बिट सिस्टम का मुश्तरका इदारा है। ये ड्रोन्स बनाते हैं, एक्सप्लोसिव जो हैं वो, और एक्सप्लोसिव वॉर हेड्स जो ड्रोन के साथ जो है वो अटैच किए जा सकते हैं, ये वो बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और चौथी कंपनी जो रिपोर्ट में बताई गई है वो है इंडो एमआईएम और प्रीमियर एक्सप्लोसिव का जो इश्तराक। ये छोटे हथियार बनाते हैं और हथियारों के पुर्जे बनाते हैं और रॉकेट के प्रोपेलेंट और फिर एक्सप्लोसिव वगैरह जो है वो बनाते हैं। अब इसके बाद तो कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती है, जबकि कंपनीज़ के नाम शामिल हैं, कौन सी कंपनी जो है वो स्टेट की मिल्कियत है, कौन सी प्राइवेट है, और ये कंपनीज़ क्या बनाती हैं। उनमें से दो जो हैं, जो सबसे पहले मैंने आपको बताई, यानी 3 सरकारी कंपनियां, 4 प्राइवेट कंपनी जो इश्तराक से चलती हैं, और उससे पहले 2 कंपनियां जो कि इज़राइल और इंडिया की जो हैं वो मुश्तरका जो है वो उनकी इश्तराकी कंपनियां हैं। तो इसके इन सब के होते हुए इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि जो भी सामान इन कंपनीज़ के थ्रू जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो इंडिया को उसका इल्म नहीं है, और मोदी गवर्नमेंट जो है वो उससे बिल्कुल ब्लाइंड है। उसको तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये जो रिपोर्ट है मेड इन इंडिया सप्लाई ऑफ वेपन एंड एमुनीशन टू इज़राइल, इसमें उन्होंने आगे चलकर एक पूरा चैप्टर जो है वो वक्फ किया है कि हम जो है किस किस्म के हथियारों की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारी इंफॉर्मेशन के लिए और मेरे लिए भी ये बहुत एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस था कि एक पूरा सिस्टम है जिसको हार्मोनाइज सिस्टम कहते हैं, एचएस सिस्टम, जो कि तमाम जो हैं वो वेपन्स हैं उनको एलोकेट किया जाता है। तो अगर किसी ने मीडिया पे ये प्रोपोगेंडा करना है कि जी जो सामान जा रहा था वो तो शिकार की बंदूकें थीं और चिड़ियाँ और कबूतर मारने के लिए प्रोवाइड कर रही थीं, ये कंपनीज़ बेशक असलहा बनाती हैं तो हंटर गन भी तो यहाँ से बन सकती है वगैरह वगैरह, अगर कोई इस किस्म का थर्ड ग्रेड जो है वो प्रोपोगेंडा करना चाहता है तो उसकी इत्ला के लिए अर्ज़ है कि इस रिपोर्ट ने जो एचएस सिस्टम है उसके कोड्स के साथ जो है वो बताया है। उन्होंने कहा है कि जो सामान इंडिया सप्लाई करता है वो हार्मोनाइज सिस्टम के एचएस कोड 9301 से लेकर 9307 जो कि आता है हथियार, बारूद और उसके पुर्जाजात में। तो एक तो इस कोड का जो है वो सामान दिया गया है, तो कोई शिकारी जो है वो या गुलेले नहीं हैं, ये हथियार हैं, बारूद हैं और उनके पुर्जाजात हैं। जो हार्मोनाइज्ड कोड है 9301 9307, और साथ में उन्होंने कहा है कि दूसरा हार्मोनाइज कोड जो है जो हमने ट्रेस किया है वो 8710 है, जो बख्तरबंद गाड़ियाँ जो होती हैं और जो आर्मर्ड व्हीकल्स और जो वॉर की गाड़ियाँ हैं, जंगी गाड़ियाँ, ये कोड उनको अलॉट है। तो अब ये बहस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि वो सामान है क्या। और फिर बाकायदा उन्होंने कहा है कि हमने वो तमाम चीज़ें इसमें से ख़ारिज कर दी हैं जो किसी भी सूरत में जो हैं वो किसी भी हद पे जाके सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो कोड वाइज जो है 93 की जो सीरीज़ है उसमें हैंड गन, पिस्तौल और उसके पुर्जे, इसकी कम से कम 54 शिपमेंट्स जो गई हैं। तो जब ऊपर जो डेटा मैंने आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में बताया था जो लाखों की तादाद में जाता था, उसके अगर हिसाब से देखें तो जो हैंड गन और पिस्टल्स हैं उसकी 54 शिपमेंट्स 93 जो एचएस कोड है उसके अंडर गई हैं। 9305 की जो एचएस कोड है उसके अंडर मिलिट्री वेपन्स के पुर्जे जो गए हैं उसकी 354 जो शिपमेंट्स हैं वो गई हैं, और 9306 जो है उसकी 389 शिपमेंट्स हैं जिनके अंदर ड्रोन के जो वॉर हेड्स हैं और आर्टिलरी शेल्स हैं और रॉकेट के पुर्जे हैं। और 8710 में 15 जो हैं वो शिपमेंट्स गई हैं जिसमें टैंकों के जो रबर के ट्रैक्स हैं, रोड व्हील्स हैं, लॉन्चिंग ट्यूब्स हैं, जो कि सारी जो हैं वो आर्मर्ड व्हीकल्स के अंडर आती हैं, उस कैटेगरी में आती हैं।
तो ये सारा कुछ जो है वो रियासत की नाक के नीचे जो है अगर हो रहा है, और रियासत का कानूनी ढांचा फिर इस सिलसिले में क्या कहता है? क्या कोई रियासत, क्या कोई स्टेट जो है, जो ख़ुद को जिनेवा कन्वेंशन के कम से कम 3 जो एक एग्रीमेंट्स हैं उनका मेंबर समझती हो, इंटरनेशनल कानून को भी जो है वो बज़ाहिरन कहती हो कि हम मानते हैं, यूनाइटेड नेशन की भी जो है वो रिकग्नाइज्ड एक स्टेट हो, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर हो, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक बाकायदा एक कानून है कि अगर कहीं पे जेनोसाइड हो रहा है या इवन जेनोसाइड की इंटेंट भी कहीं पे शो हो रही है, और कोई ऐसा जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो इस बात की तरफ निशानदही कर रहे हैं, तो उस जगह पे स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर को किसी भी किस्म की जो है मावनत, वो कानूनन जुर्म है, जो आलमी कानून है उनके हवाले से जुर्म है। तो फिर इंडिया के अंदर ये पॉसिबल कैसे है? तो रिपोर्ट ने इंडिया के अंदर जो कवानीन हैं, जो ट्रेड रिलेटेड हैं, जो आर्म्ड सेल रिलेटेड हैं, जो इवन जो कारपोरेशन से रिलेटेड हैं, उनका भी अहाता किया है। तो उनका कहना ये है कि इनके पास कुछ कवानीन मौजूद हैं, और वो कवानीन हैं इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 1951 है, इसके बाद इनके पास इसी से रिलेटेड आर्म्ड एक्ट 1959 है और आर्म्स रूल 2016 है। इनके पास फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1992, इनके पास कस्टम्स का एक्ट 1962 है। और जब उन्होंने इन तमाम एक्ट्स की, इन तमाम कवानीन की छानबीन की है, तो इनको एक बहुत बड़ा लूप होल नज़र आया है, जो मेरे ख़्याल में डिलिब्रेट है, कि इसके अंदर किसी भी कानून के अंदर ये बात शामिल नहीं है कि कोई भी सामान, चाहे वो अस्करी सामान हो या कोई सिविलियन के इस्तेमाल का सामान हो, उससे पहले जिस जगह पे ये सामान जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की ड्यू डिलिजेंस का कोई प्रोसेस ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम है इनके तमाम कवानीन में, जो कि एमनेस्टी की रिपोर्ट ने जो हैं वो आउटलाइन किए हैं, कि किसी भी कानून को उठा लें, जो तिजारत के हवाले से है, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से है, कस्टम के हवाले से है, इवन इनका आर्म एक्ट 1951 59 और आर्म रूल 2016 आप देख लो, फॉरेन ट्रेड का 1992 का एक्ट देख ले, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स ड्यू डिलिजेंस जो है वो है ही नहीं, और उसको जो है वो किसी सूरत भी जो है शामिल करने के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। जो इनकी एक इन्होंने स्कोमेट एक कैटेगरी 6 है, उसके अंडर ये इंटर मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप इनका एक इन्होंने बनाया हुआ है, जो इस ह्यूमन राइट्स का जायज़ा लेती है, जो कि इनका दावा है। तो ये दावा जो है वो तो है ही, पर ये जायज़ा जो है ये भी खुफिया रखा जाता है, और इसकी कोई अमूमी मालूमात भी फ्राहम नहीं की जा सकती। तो ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप की कैटेगरी 6 है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इस पे भी कोई काम जो है वो हुआ होगा। ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि एमनेस्टी की रिपोर्ट तो अब शाये हो रही है, इससे पहले जो हैं फ्रांसिस्को एल्बनीज़े जो हैं उन्होंने भी इसके बारे में ज़िक्र किया। फिर उसके बाद 2024 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो दायर की गई, अशोक कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये जो आप लिटिगेशन लेके आए हैं ये फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंडर आती है, और ये एग्जेक्टिव के दायरे में आती है, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये जितने भी काम हैं एग्जेक्टिव के अंडर हैं या जो भी हैं, ये बहुत ख़तरनाक है, और इन सब के होते हुए किसी भी सूरत में इंडिया जो है उसको अकाउंटेबल ना ठहराना एक इंटरनेशनल जो है वो नेग्लिजेंस होगी। और इस इंटरनेशनल नेग्लिजेंस से बचने के लिए हर सूरत के अंदर जो है, जहाँ पे बात ये हो रही है कि इज़राइल पे हर तरह का आर्म एम्बार्गो करना चाहिए, बहुत से लोग जो हैं वो इसकी सहूलतकारी कर रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है, तो वहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट ने ख़ास तौर पे ये तजवीज़ दी है कि अगर ये जो एम्बार्गो है वो फ़ौरी तौर पे इज़राइल के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता इंडिया की तरफ से, तो फिर इंडिया जो है वो फिर अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, आईसीसी में भी, आईसीजे में भी।
तो इस सारी की सारी देखें बात जो है इसके अंदर, ये सिर्फ कागज़ों की हद तक नहीं है। एक जेनोसाइड जो है वो हो रहा है और उस जेनोसाइड को एक अपार्टाइड स्टेट जो है वो सहूलतकारी उसको मुहैया हो रही है इंडिया की तरफ से, और इंडिया उसको, इंडिया की कौन कौन सी कंपनीज़ उसकी सहूलतकारी कर रही हैं, किस तरीके से कर रही हैं, जहाज़ कैसे जा रहे हैं। और आखिर में मैं एक बात जो है इसके साथ ऐड करती जाऊं जो कि रिपोर्ट ने लिखी है। उन्होंने कहा है कि जनाब, हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है इंडिया की, उससे भी जो है वो रब्ता किया रिपोर्ट छापने से पहले, हमें कोई जवाब नहीं आया। हमने इन कंपनीज से भी इंडिविजुअली रब्ता किया और इनसे मालूमात जो है वो हासिल करने की कोशिश की, तो भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। और साथ में रिपोर्ट ने एक ख़दशा भी ज़ाहिर किया है कि जितना डेटा हमने कस्टम और ट्रेड के जो HS जो कोड हैं उनसे हासिल किया है, जो असलहा इज़राइल जा रहा है उसकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसीज़ और बहुत ज़्यादा इर्रेगुलरिटीज़ मिली हैं उन तमाम शिपमेंट्स में जो कि इंडिया से इज़राइल जा रही हैं। और इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि जो असलहा और गोला बारूद जो है वो गज़ा के लोगों को तबाह बर्बाद करने के लिए इंडिया की तरफ से पहुंचाया जा रहा है, उसकी तादाद इस रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा है। इस बात का ख़दशा जो है वो इस रिपोर्ट में ही कर दिया गया है। अगले प्रोग्राम तक डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा को इजाज़त दीजिए। आपकी खिदमत में दोबारा जो है आर्टफुल पॉलिटिक्स में एक नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।